आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 पार्ट 1 चैप्टर जो आप देख रहे हैं, इस चैप्टर का मैं नोट्स बनाया हूं। इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सबसे बड़ी बात है, हम इसको बता देंगे, ये एक निबंध है और इनके ऊपर जो लिखी गई है इनके बारे में हम इसका पूरा नोट्स दे दिए हैं। आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। पीडीएफ का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जा करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कुछ रुपया जो है आपको पे करने होंगे। अगर आप पे नहीं करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए और इस वीडियो के थ्रू जो मैं बताया हूं उसी से आपको कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, संविधान का जो जनक होता है उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से महार मतलब डोम थे। ठीक है, पूछी जाएगी अगर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जाति कौन थी, तो महार, जिसे डोम कही जाती है। इनकी माता जी का नाम था भीमा भाई। माता जी का नाम भीमा भाई, तो भीम से भीमा, ठीक है ना, और राव से राम जी, यानी पिताजी का नाम रामजी सकपाल थे। रामजी सकपाल, तो इनके नाम में ही इनके माता पिता का नाम है, भीम से भीमा बाई और राव से रामजी सकपाल। ठीक है, इनका विवाह जो है 1906 ईस्वी में रामाबाई के नाम, रमाबाई औरत थी, उन्हीं के साथ इनका विवाह हुआ। कब हुई विवाह? तो 1906 ईस्वी में इनकी विवाह जो है रामाबाई के साथ हुई और विवाह के जस्ट एक साल बाद इन्होंने मैट्रिक पास किया 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक पास किया था। पूना पैक्ट में इन्होंने भाग लिया था, 1932 में हुआ था। इनके तीन प्रेरक व्यक्ति थे, तीन ऐसे व्यक्ति थे जिनको अपना आदर्श मानते थे, उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहते थे, उन्हीं के जैसा बनना चाहते थे। पहला जो थे बुद्ध थे, दूसर का कबीर थे और तीसर का ज्योतिबा फूले थे। ज्योतिबा फूले ये तीन व्यक्ति इनके प्रेरक थे। इनके जीवन में चेंजिंग करने वाले जो संविधान के लेखक बने, ये तीन व्यक्ति से प्रेरित होकर के इतने बड़े काम करके चले गए। प्रथम भाषण का सम्मेलन जो है 1936 ईस्वी में लाहौर में दिया था, जो अभी पाकिस्तान में है। 1936 ईस्वी जो लाहौर में अभी पाकिस्तान में पड़ रहा, वहां पर ये प्रथम भाषण का सम्मेलन हुआ था, उसमें दिए थे। इसका विख्यात भाषण जो था द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है ना, कास्ट यानी जाति के बारे में सबसे ज्यादा उसमें दिए थे। ये बुक जो थी इंग्लिश में थी, इसको हिंदी में अनुवाद किए थे ललई यादव। ये इंग्लिश में भाषण दिए थे, लेकिन इंग्लिश में भाषण भी दिए थे, किताबें लिखे थे, लेकिन बहुत सारे आदमी को तो समझ में नहीं आएगी, तो हिंदी अनुवाद कर दिए थे ललई यादव। ललई यादव जो है हिंदी में अनुवाद कर दिए थे। इसको संपूर्ण बांग्ट में जो थे 21 खंडों में इसका बड़ा 21 खंड में इसको बांट करके इसकी प्रसिद्ध रचना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हु आर दे, ठीक है ना, इंग्लिश में लिखे हुए थे हु आर दे, ठीक है, हु आर द शूद्रास, हु आर द शूद्रास, ये भी इंग्लिश का ही बुक था। द अनटचेबल, ये भी इंग्लिश का ही बुक था। द कास्ट इन इंडिया, ये भी इंग्लिश का ही बुक था। तो ये टोटल 4 किताबें लिखी हुई थी, 4 किताबें लिखे थे। पहला था हु आर दे, हु आर द शूद्रास, द अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया। ये 4 किताबें इनकी प्रसिद्ध रचना थी और लास्ट में 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मौत हो गई। कब मौत हुई? तो 1956 ईस्वी में। देखिए, सबसे पहली बात आपको 1956 और आपकी जन्म, इनका जन्म जो है उनको, यानी 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद कर लेना चाहिए। इसमें से ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है कि 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको रहेंगे। ये चैप्टर का नोट्स था। अब हम आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जितने भी सारे पर्यायवाची शब्द है इस चैप्टर के सब हम आपको इस वीडियो में बताएं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको चैप्टर 1 में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक जो है यहाँ पर आंसर आ रहा है, लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्या कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के जो पोषक है उनकी कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा।
जिसका स्वरूप क्या है? जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले चुका है, जो अस्वाभाविक है। अगर ये 2 नंबर में पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ आप इतना ही लिख देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन बाय द वे होता है कि 5 नंबर में पूछते तो 5 नंबर के लिए भी हम यहाँ पर आंसर रखे हुए हैं। आपको दोनों का दोनों आंसर है। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह है, तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन निश्चय ही समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। तो देखिए 5 नंबर में अगर पूछेगा तो इतना आपको लिख लेना है। इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। बाय द वे अगर आप पीडीएफ इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो कुछ रुपया आपको पे करने पड़ेंगे। उसमें मैं यहाँ पर लिंक दे दिया हूँ, उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में जुट जाइएगा। उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हर महीने आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? देखिए जातिवाद के जो पोषक होते हैं उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के जो पोषक होते हैं जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। उसकी जो उपयोगिता है उसको सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कि जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। ये इनका कहना है। दूसरा जो है जातिवादक समर्थकों को कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार ही, यानी गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर गरीब का बच्चा है, उसके पेट में गरीब का मतलब बच्चा पल रहा है तो गरीब ही निकलेगा, वो फिक्स है कि काम ही ज्यादातर करेगा, ज्यादातर काम है। लेकिन हो सकता है कि पढ़े लिखे तो एक अच्छा इंसान बन जाए। हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता, ठीक है, भले वह पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त ही क्यों न हो। जैसे हजाम है तो हजाम का काम है बाल काटना, लेकिन हिंदू धर्म ये नहीं कहता है कि पासवान या फिर कोई दूसरा जात, ठीक है ना, ये राजपूत, बावन, ठीक है ना, यादव, कोई भी कास्ट हो वो बाल नहीं काटे, ठीक है ना, ये अनुमति नहीं देता। हिंदू धर्म नहीं कहता कि जिसका काम जो है वही करना है, भले ही उससे भूखे मरने की नौबत ना आ जाए, लेकिन उसे अपनाना ही नहीं है, लेकिन उसे नहीं अपनाना। मतलब कोई भी काम है, भूखे मरने की नौबत आ जाए लेकिन उसे नहीं अपनाना है, उसे नहीं अपनाना है, ठीक है। जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है, ठीक है। कहता है कि जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशे में व्यक्ति जो दक्ष हो जाता है, जैसे बाल काटने वाले जैसे हजाम लोग हैं तो बाल काटने में वो दक्ष हो जाएंगे, तो अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है। जातिवादियों ने जातिवाद के समर्थन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपहत कर सामाजिक बंधन के दायरे में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया। उनका कहना है कि इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और अराजकता नहीं फैलती है। हाँ तो ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन आजकल तो कोई भी इसकी वैल्यू नहीं करता, कोई भी एक्स्ट्रा जात में शादी कर लेता है, कोई भी कुछ कर सकता है, ठीक है। जातिवाद के तीसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो देखिए जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने कई आपत्तियां उठाई है जो चिंतनीय है। लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, ठीक है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं करता, यानी जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है वो मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं करता है, उसकी जो मर्जी होती है वो करती है आजकल, ठीक है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। मनुष्य की जो व्यक्तिगत भावना होती है या व्यक्तिगत रुचि होती है, इस रुचि का इसमें कोई स्थान महत्व नहीं रखता। आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा, आर्थिक जो पहलू होता है उससे भी अत्यधिक हानिकारक जो होता है जाति प्रथा। जाति तथा जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा देती है।
साथ ही अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय भी बना देती है। अस्वाभाविक नियम जो था उसमें जकड़ करके निष्क्रिय भी बना देती है। प्रश्न 4 है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? ठीक है, अब देखिए भारतीय समाज में जाति जो होता है वो श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। क्यों नहीं कही जा सकती है? श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है। श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से अपने बपौती काम करना पड़ता है। बपौती मतलब जो बाप काम करता है वही बेटा काम करेगा, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं होता है। ठीक है, चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा में भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख है और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको VBA कर लीजिए। देखिए जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखे मर जाए। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीक में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को परंपरागत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो। जैसे अगर कोई जात मान ली कि राजपूत चाहे वो यादव चाहे कोई भी एक्स्ट्रा जात हो, अगर वो चाहेगा कि नहीं हम यादव मतलब हजामी वाला काम करें, बाल काटे, ठीक है, तो हिंदू धर्म इसकी अनुमति नहीं देती है। उसका धर्म है कि हजाम है तो वही बाल काटेगा, नाई है तो ठीक है। आप पंडित जी है तो ही पूजा करा सकते हैं। अब ये सोचेगा कि हजाम हम पंडित जी के काम करें तो नहीं अनुमति देती है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर के जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। लेकिन आजकल दिल्ली शहरों में देखी जाती है कि लोग कोई भी जात का क्यों नहीं बाल काटता है, कोई भी जात का क्यों नहीं पूजा कराता है, कोई भी जात का क्यों नहीं कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्र नहीं होती है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। मजबूरी बस जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक प्रथा है। अब देखिए प्रश्न 7, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया? तो देखिए जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया। आपस में ऊंच नीच की भावना की विद्यमान हो गई, यानी ऊंच नीच, कोई डोम है तो कोई दुसाध है तो कोई मतलब यादव है तो कोई राजपूत है तो कोई बावन है, अलग अलग ऊंच नीच के कारण हो गया। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तौनी पेशा अपनाना पड़ता है। पुश्तौनी पेशा मान लीजिए कि कोई हजाम है तो उसको हजामी वाला पेशा अपनाना पड़ेगा, जो मालिन है उसको मालिन वाला पेशा अपनाना पड़ेगा, जो पंडित जी है वो पूजा वाला पेशा अपनाएगा, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता। लेकिन वो चाहता है कि हम कुछ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन उसकी जो पुश्तौनी पेशा होता है उसको उसका धर्म कहता है अपनाने के लिए। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा जो होता है बाधक है। आर्थिक जो विकास होती है उसमें जाति प्रथा जो होती है वो बाधक हो जाता है। अब वो विकास करना चाहता है, वो दूसरा पेशा करना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या बड़े बड़े प्रोफेसर बनना चाहता है, लेकिन उसको अनुमति धर्म नहीं देती है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो देखिए सच्चे लोकतंत्र के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया। पहले नंबर का कि सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भावना की वृद्धि हो, इसकी क्या किया? उल्लेख किया। समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। क्लियर? अगले पॉइंट है समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। सबका भाग होना चाहिए बहुविध हित में, और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। अब अगला है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरह मतलब कैसा होना चाहिए, लोगों को कैसा रहना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। पूछेगा भाईचारा कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जिस तरह से दूध में पानी मिला देते हैं तो पानी नहीं पता चलता है कि पानी गया कहाँ, पानी पता ही नहीं चलता है, उसी तरह से भाईचारा होना चाहिए। इन गुणों या विशेषताओं से युक्त तंत्र का दूसरा नाम लोकतंत्र है।
लोकतंत्र किसे कहते हैं? इन्हीं गुणों या विशेषताओं से युक्त तंत्र का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि वह अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान भाव हो। ठीक है, चलिए ये आपका ये तो क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं पाठ से संयुक्त सरल एवं मिश्र वाक्य चुने, आपके बुक में दिया हुआ है। तो सरल वाक्य हो गया, पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं है। ठीक है, तकनीक में निरंतर विकास होता है। ये सरल वाक्य है, विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। ये सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य, मैं जातियों के विरुद्ध हूं, फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। जाति प्रथा कम काम करने और टालू काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य, विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद की विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। कुशल व्यक्ति का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता को सदा विकसित करते हैं। अब देखिए प्रश्न 2 है, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखने के लिए। विलोम शब्द कौन कौन से होते हैं? सभ्य का असभ्य हो गया, विभाजन का संधि, निश्चय का अनिश्चय, ऊंचा का नीच, स्वतंत्रता का परतंत्रता, दोष का निर्दोष, सजग का निजग्र, रक्षा का अरक्षा, पूर्ण निर्धारण का पर निर्धारण। ठीक है, और आगे हम देखते हैं प्रश्न 3, पाठ से विशेषण चुने तथा उनका स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। सभ्य, यह सभ्य समाज है। विशेषण है सभ्य। मैत्रिक, मोहन के पास मैत्रिक संपत्ति है। पहली, गीता पहली कक्षा में पढ़ती है। यह निर्विवाद रूप से प्रसिद्ध है। प्रति, साथियों के प्रति श्रद्धा हो। हानिकारक, जाति हानिकारक प्रथा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको लाइन बनाना है अगर आपको एग्जाम में देखा तो। निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखना है। दूषित मतलब गंदा, अपवित्र, पर्यायवाची शब्द आपसे पूछेगा एग्जाम में। श्रमिक, मजदूर या श्रमजीवी। पेशा, रोजगार या नौकरी। अकस्मात, एकाएक या अचानक। अनुमति, आदेश या निर्देश। अवसर, मौका या संयोग। परिवर्तन, बदलाव या रूपांतरण। सम्मान, प्रतिष्ठा या मान। इस तरह से ये पर्यायवाची शब्द था। अगर इस चैप्टर से पूछेगा, बाय द वे पूछ दिया, तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना। अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव है, अगर आपको पूछ दिए ऑब्जेक्टिव लेवल में, तो इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव पूछेंगे वो इस लेवल से। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर। घ नंबर में ऑप्शन है, आपको टिक कर देना है। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है ना, ऑप्शन मिलेगा ए क नंबर या ख नंबर जो भी मिलेगा, भीमराव अम्बेडकर जहां पर भी रहेगा उसमें आपको गोला करना है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन करना। श्रम का विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल यू आर द, हु आर शुद्रास, इनमें से सभी, यानी तीनों जो है लिखे हुए, इसमें से क्या हो जाएगा? तीनों। ठीक है ना, इसमें से तीन, इनमें से सभी। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन तथा रचनात्मक के इनमें से कौन कौन प्रेरक व्यक्ति माना जाता है? महात्मा बुद्ध, कबीरदास, ज्योतिबा फुले। इसका भी आंसर होगा सभी। ठीक है, तीन गो व्यक्ति इसका प्रेरक थे। तीन गो व्यक्ति, महात्मा बुद्ध, कबीरदास, ज्योतिबा फुले। अब देखिए रिक्त स्थान अगर पूछेगा, इस युग में भी जातिवाद के डस डस की कमी नहीं है, यानी पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, अगर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछते, जाति प्रथा मनुष्य की डस डस पर आधारित नहीं है, तो रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, भारत में जाति प्रथा डस डस का कारण है, तो बेरोजगारी का यह कारण है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो लोकतंत्र। लोकतंत्र। श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? तो श्रम विभाजन आज के सभ्य समाज की आवश्यकता है। ठीक है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? तो रुचि पर आधारित नहीं होने कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होगा? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित होगा। भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म नामक पुस्तक किसने ली? तो बुद्धिज्म एवं एंड कम्युनिज्म नामक पुस्तक भीमराव अम्बेडकर ने लिखी थी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक परिचय। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ये परिचय दिया हुआ लेखक के बारे में। बाय द वे अगर आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है तो इसको आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में मैं दे दिया हूं इसको, पीडीएफ में इसको रहेगा। पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, आपको वहां पर कुछ रुपये पेमेंट करने पड़े, बहुत कम है, न के बराबर है, और उसमें 1 महीना तक आप फुल टू फुल वीडियो मतलब पीडीएफ ले सकते हैं। जितने भी वीडियो डालेंगे उस सब का पीडीएफ आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।